हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है जी सभी का। आप देख रहे हैं ततला फैमिली। ततला फैमिली। ओके 2.0 ओके, चलें जी। आज का वीडियो है द ग्रेटेस्ट इंडियन सोल्जर सैम मनेक्षा। अच्छा, उसकी स्टोरी है जी विक्की कौशल सैम बहादुर मूवी रियल स्टोरी। ये किसी मूवी का क्या? हाँ, मूवी के सीन लग रहे हैं। चले देखते हैं क्या है। दोस्तों, आपने 1971 में लड़े गए उस युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, जहां हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। ये भारत द्वारा पाकिस्तान पर दर्ज की गई इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। अब यूं तो इस जीत का सहरा बहुत से वीर जाबाजों के सर बंधा था, लेकिन उस जीत का श्रेय अगर किसी एक सिपाही को दिया जाए तो ऐसे में सैम मानेकशॉ का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि 1971 युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख थे। सैम मानेकशॉ वो सिपाही थे जिन्होंने अपने करियर में वर्ल्ड वार से लेकर के 71 की जंग तक कुल 5 युद्ध लड़े, लेकिन किसी भी लड़ाई में उन्होंने हार का सामना नहीं किया। वे जांबाज होने के साथ ही बेहद चालाक और युद्ध नीति में भी माहिर थे। साथ ही वे देश के पहले ऐसे इंडियन आर्मी थे जिन्हें कि फील्ड मार्शल के बड़े पद से सम्मानित किया गया था। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको सैम मानेकशॉ के जीवन की उसी वीरता भरी कहानी के बारे में ही बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और दोस्तों, उनकी वीरता की कहानी तो इतनी इंस्पायरिंग है कि उनकी लाइफ के ऊपर बॉलीवुड मूवी भी आ रही है, और इस मूवी में विकी कौशल आपको लीड रोल में नजर आएंगे। तो दोस्तों, सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 के दिन पंजाब के अमृतसर में रहने वाले एक पारसी परिवार में हुआ था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सैम मानेकशॉ आज इंडियन मिलिट्री का इतना बड़ा नाम माने जाते हैं, वो असल में सेना का हिस्सा कभी बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि उनका सपना तो अपने पिता की तरह एक डॉक्टर बनने का हुआ करता था। दरअसल सैम की उम्र जब 15 साल हुई तो उन्होंने पिता से आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जिद की, लेकिन उनके पिता ने उन्हें विदेश भेजने से साफ इनकार कर दिया। अब चूंकि सैम बचपन से ही बेहद अकड़ और गुस्सैले स्वभाव वाले बच्चे थे, ऐसे में पिता के विदेश न भेजे जाने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और इसी गुस्से में ही उन्होंने अपना डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर सेना में भर्ती होने का एग्जाम दे डाला। और इस एग्जाम को पास करने के बाद से साल 1932 में उन्होंने IME यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों, इस तरह से ड्रीम जॉब न होते हुए भी मिलिट्री ही सैम मानेकशॉ का करियर बन गई। अब दोस्तों, ये वो समय था जब हमारा देश भारत आजाद भी नहीं हुआ था और हमारी भारतीय सेना अंग्रेजों के लिए जंग लड़ा करती थी। यहाँ तक कि हमारी आर्मी को भी उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था। अब साल 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तब सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन का पद हासिल कर चुके थे, और इसीलिए वर्ल्ड वार में वो ब्रिटिश सेना की तरफ से एक अहम भूमिका निभा रहे थे। और दोस्तों, साल 1942 के दौरान जब सैम मानेकशॉ बर्मा देश के अंदर अपने जवानों को जापान की सिपाहियों के खिलाफ लीड कर रहे थे, तभी वे एक मशीन गन का शिकार बन गए और उन्हें पेट में कई सारी गोलियां लग गई। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने घुटने नहीं टेके और लगातार दुश्मनों को अपनी गोलियों का शिकार बनाते रहे। ब्रिटिश आर्मी का डिविजनल कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवान इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहा था, और मानेकशॉ की वीरता से वो इतना प्रभावित हुआ कि वो दौड़ता हुआ उनके पास गया और अपनी यूनिफॉर्म से खुद का मिलिट्री क्रॉस उखाड़कर उनकी वर्दी पर लगा दिया। उस समय मानेकशॉ की हालत देखकर सभी को लग रहा था कि वो अब जिंदा बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि उन्हें कुछ होता, शेर सिंह नाम के एक सिपाही उन्हें अपने कंधे पर उठाकर उस खतरनाक गोलीबारी के बीच से बाहर निकाल लाए और तेजी से दौड़ते हुए सैम को सीधा एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर के पास लेकर गए। अब जब डॉक्टर ने मानेकशॉ की हालत देखी तो उसने यह कहते हुए उनका इलाज करने से मना कर दिया कि उनके बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। दरअसल डॉक्टर को मानेकशॉ के बच पाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, और ऐसे में वो उनके इलाज में अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन शेर सिंह ने जब उस डॉक्टर को इलाज करने के लिए फोर्स किया, तब आखिरकार डॉक्टर ने यह चेक करने के लिए कि मानेकशॉ कितनी होश में है, जानबूझकर उनसे सवाल पूछा कि नौजवान, तुम्हें क्या हुआ है। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब देते हुए मानेकशॉ ने कहा कि मुझे एक खच्चर ने लात मारी है। ये जवाब सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर भी हंसी आ गई और वो उनका इलाज करने के लिए राजी हो गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सैम मानेकशॉ को लंग्स, लीवर और किडनी में कुल 7 गोलियां लगी थी, और इतनी बुरी तरह घायल हो जाने के बाद भी
उनका जिंदा बच निकलना वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1947 में भारत के आज़ाद होने व भारत पाकिस्तान विभाजन हो जाने के बाद से सैम मानेकशॉ को गोरखा रेजिमेंट में पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले वे जिस रेजिमेंट में थे विभाजन के बाद से वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई थी। और दोस्तों, मानेकशॉ खुली जुबान वाले इंसान थे जो कि अपनी किसी भी बात को कहने से कभी नहीं चूकते थे, और यही वजह थी कि अपने सीनियर्स व राजनेताओं के साथ में उनकी कुछ खास नहीं बनती थी। लेकिन अपने इसी स्वभाव के लिए ही वे अपने सिपाहियों में काफ़ी प्रिय थे, जहां हर एक जवान सच्चे दिल से उनका सम्मान करता था। अब दोस्तों, यूँ तो सैम मानेकशॉ अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक मुश्किल व मुसीबतों का सामना कर चुके थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी की सबसे कठिन चुनौती उनके सामने तब आई जब भारतीय सेना के सबसे सीनियर कमांडर होने के नाते साल 1969 में उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया था। दरअसल हुआ यह कि पूर्वी पाकिस्तान के सिपाहियों का अपने नागरिकों पर अत्याचार इस हद तक बढ़ गया था कि वे लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ के साथ तुरंत एक मीटिंग की और पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बोला। असल में इंदिरा गांधी चाहती थी कि यह युद्ध जितना जल्दी हो सके शुरू हो जाए, लेकिन मानेकशॉ के हिसाब से उस समय जंग शुरू करना भारत के लिए उचित नहीं था, क्योंकि तब दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी था, और अगर चीन व पाकिस्तान दोनों के साथ में एक ही समय पर जंग शुरू हो जाती तो ऐसे में भारत की हार निश्चित थी। इसीलिए मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी के जंग शुरू करने के आदेश को सिरे से नकार दिया। और दोस्तों, वाकई में इंदिरा गांधी जैसा स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री के आदेश का उल्लंघन सिर्फ मानेकशॉ जैसा रौबदार जनरल ही कर सकता था। हालांकि मानेकशॉ ने पीएम को जंग के लिए मना करने का अपना कारण भी बताया और युद्ध की तैयारी के लिए उनसे थोड़े समय की मांग की, जिसके बाद से भारत व पाकिस्तान के बीच में यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 के दिन शुरू हुआ। मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत का पलड़ा शुरू से ही भारी रहा, जहां भारतीय सेना एक के बाद एक अहम मोर्चे को अपने कब्जे में लेती गई। हालांकि जंग शुरू हुए अभी सिर्फ कुछ दिन ही बीते थे कि मानेकशॉ को यह बात समझ आ गई थी कि अगर यह युद्ध ज़्यादा लंबे समय तक चला तो इसमें भारत की जीत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ताकत के साथ ही अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करते हुए जानबूझकर यह दिखाना शुरू कर दिया कि भारत हर एक फील्ड में पाकिस्तान से कितना ज़्यादा आगे है। अब वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि पाकिस्तान के सिपाही लड़ने से पहले ही मानसिक रूप से हार जाएं और भारत के सामने सरेंडर कर दें। और दोस्तों, मानेकशॉ की यह रणनीति वाकई में काम कर गई, जिसके चलते 16 दिसंबर यानी कि युद्ध शुरू होने के सिर्फ 13वें दिन ही पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। और दोस्तों, बताया जाता है कि जिस समय पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया था तब न सिर्फ वो गिनती में भारतीय सैनिकों से ज़्यादा थे बल्कि उनके पास हथियार भी हमारे सिपाहियों से बढ़कर थे। लेकिन इस सब बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मानेकशॉ तो पहले ही भारत को जीत दिला चुके थे। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान पर एक ऐसा कड़ा वार था जिसने कि उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया और दुनिया के अंदर बांग्लादेश के रूप में एक बिल्कुल नए देश का जन्म हुआ। इस जीत के बाद से मानेकशॉ देश के लिए एक हीरो बन गए, जिन्हें के साल 1972 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और साथ ही 1973 में उन्हें सेना के सबसे बड़े पद फील्ड मार्शल से भी नवाजा गया था। हालांकि इस सम्मान को प्राप्त करने के 2 हफ्ते बाद 15 जनवरी 1973 के दिन उन्होंने एक्टिव सर्विस से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन दोस्तों, अपनी बेबाक अंदाज के लिए वह तब तक जाने गए जब तक कि 2008 में 94 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और दोस्तों, बहुत ही जल्द बॉलीवुड में सैम मानेकशॉ के जीवन पर सैम बहादुर नाम की एक फिल्म भी आप देखेंगे, जिसमें कि विकी कौशल सैम मानेकशॉ का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मूवी का रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आया है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। आपका ओके 2008 में डेथ हुई है। काफ़ी लंबी उम्र, 94 साल उनकी, और बड़ी जंगें, 5 जंगें कहते हैं जी लड़ी हैं 5 सोल्जर ने। सैम मानेकशॉ बाद आप देखेंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ से लड़ता आ रहा है और 71 वाली जंग भी उसने जीती ब्रिटिश है। दौर में ये कैप्टन था। 47 में 1947 में जब पार्टीशन हुई पाकिस्तान इंडिया, तो तब ये जो रेजिमेंट थी इनकी, ये पाकिस्तान में आ गई थी ना,
तो फिर उन्होंने इसको छोड़ के फिर उनकी जो गोरखा है उसमें ये चले गए थे, उसको ज्वाइन किया था। और गोरखा रेजिमेंट है ये बड़ी तगड़ी और वो मानी जाती है कि बड़े मतलब जंगजू होते हैं। ट्रेनिंग बड़ी टफ है। ये गोरखास जो हैं ये स्पेशली नेपाल से बिलोंग करते हैं, ये नेपाली रेजिमेंट्स हैं और वो बड़े तगड़े मतलब जो गोरखास हैं वो लड़ते हैं। वहीं से फिर मूवमेंट होती हुई चलती चलती मेरे ख्याल में ये फैल गई होगी सारी। अच्छा वो वाली कहानी इनकी भी दास्तान अच्छी स्टोरी जो उनको 7 गोलियां लगी थी, तो कहते वो अंग्रेज था मेजर, 7 गोलियों के बाद भी आप जिंदा बच गए। वो मेजर अंग्रेज था, उसने अपना वो उतार के उसने उसको दे दिया था। बाकी ये है कि जो 1971 की वार थी वो बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला कि टेक्निकल तरीके से जीती गई। पाकिस्तान के साथ वार थी। एक्चुअली हुआ ये था कि यहाँ के जो वेस्ट पाकिस्तान है यहाँ के जर्नल्स अपना इन्फ्लुएंस और हर चीज़ जो है जैसे वो उधर अब एक बंगाली जब इस्लामाबाद में आया ना तो उसने ये कहा था कि मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। मतलब ये कि यहाँ के जो वेस्ट की जो पॉलिटिशियंस थे, जो लीडरशिप थी वो वेस्ट की थी हमेशा। और ये पहली दफ़ा हुआ था कि 1971 में जो मतलब वेस्ट से पावर ईस्ट के पास जानी थी, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बड़ी अक्सरियत से जीता था, लोगों ने वोट दिए थे, लेकिन हुआ क्या कि उसको गवर्नमेंट नहीं दी गई इस पाकिस्तान को। वहां से फिर मूवमेंट चली। इससे पहले 1952 से ही शुरू हो गया था लैंग्वेज को लेकर कि बंगाली लैंग्वेज को लेकर उन्होंने ना जो स्टूडेंट्स थे बांग्लादेश, तब ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान ने काफ़ी शोर मचाया था कि जो नेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि उस वक्त आबादी में पॉपुलेशन में बंगाली ज़्यादा थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो, और जो पाकिस्तान बना था वो बना ही बंगालियों की वजह से था। उनके दम पे ही बना था। हाँ, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, बंगालियों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी पाकिस्तान से ज़्यादा, लेकिन कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू कर दी गई। तो वहाँ से उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता फिर जब पॉलिटिकल इश्यूज भी रहे कि जी वेस्ट वाला जो था ये अभी हम पाकिस्तान 71 वाली जंग जो है पाकिस्तान को हरा दी। पाकिस्तान अब हुआ गया था, पाकिस्तानी फौज जो है मतलब उस टाइम के जो जनरल थे उन्होंने या गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि पावर जो है वो वहाँ पर जाए, उनके पास जाए। और ये हमेशा से इन्होंने एक चीज़ यहाँ वहाँ से हिस्ट्री उठाकर देख लें कि जी ईस्ट पाकिस्तान में सैलाब आते हैं, वहाँ पर साइक्लोन ये वो, तो उस वजह से हमें बड़ा खर्चा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बड़ा तगड़ा बांग्लादेश का जो इस टाइम बांग्लादेश का अब अच्छा राइट नाउ देख लें कि वो हमारे से बाद में आजाद हुए हैं, आज हमसे आगे हैं, जीडीपी में आगे हैं। हाँ, उनका टका हमसे आगे निकल गया। जब रीजन क्या थी? रीजन यही थी कि वो लोग मेहनती भी हैं और उन लोगों को अब एहसास हुआ है, उन लोगों को अब एहसास हुआ है जाके कि 97 असल में 2-3 चीजें, एक चीज और भी थी, एक और वहां पर ग्रुप था मुक्ति बानी के नाम से, ठीक है। अब वो ग्रुप क्या करता था, उनका ये था कि वो लोगों को वर्गलाना और जैसे शोर शराबा, अभी हमारे इधर जैसे कुछ ग्रुप्स हैं जो इंतशार की कोशिश करते हैं, वैसे उधर भी मतलब था वो ग्रुप जो कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर इशू था वो था उनको पावर ना मिलना। उन्होंने अगर सीटें जीती थी तो उनको गवर्नमेंट बनानी देनी चाहिए थी, वरना कोई इशू नहीं आना था। तो वो एक बहुत बड़ा इशू था। और जो 93,000 आप कहो कि 93,000 फौजियों ने वहाँ पर सरेंडर कर दिया, उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये होती है कि सरेंडर तो एक बंदा ही करता है। मैं मोर्चे में लड़ रहा हूँ, बेशक मेरे साथ 2 लाख फौजी भी लड़ रहा है, लेकिन जब ऊपर से जो मेन ऑर्डर जब जनरल का ऑर्डर आएगा कि भाई बस जंग खत्म हो गई है, हम नहीं लड़ रहे, क्यों, ठीक है, तो जो आगे 10 लाख भी होगा तो वो कहेंगे कि ठीक है भाई जब नहीं लड़ रहे, क्योंकि इनका एक ही तो रूल है, बॉस इज ऑलवेज राइट, कि जो बॉस ने बोलना है वही ठीक होना है, बस उससे आगे कुछ भी नहीं। अब वो नौबत क्यों आई? जब देखा कि वहां की, जब आप जिसके साथ आप किसके दम पर लड़ते हैं, अपनी अवाम के, जब ईस्ट पाकिस्तान की अवाम तब आपके खिलाफ थी तो आप वहां पर कैसे लड़ सकते थे? नहीं लड़ सकते थे, ठीक है। और फिर वहां पर लड़ना जहां पर आप बॉर्डर ही ना शेयर करते हो, बड़ा मुश्किल है भाई। अच्छा, ये बहुत पहले हो जाना था, लेकिन 1971
47 से 71 तक जाकर हुआ, पार्टीशन अलग हुआ बांग्लादेश, सोचो बड़ा फिर भी हिम्मत है। क्यों? इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया के पास सोर्सेज भी हैं, जाना आना सप्लाई हर चीज। बांग्लादेश का 90% बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ अटैच है। अब ये देखो कि पाकिस्तान के लिए वहां पर बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान था, तब वहां पर जाना, सप्लाई आपकी कहाँ से जानी है? सप्लाई आपकी जानी है इंडिया से। जब इंडिया पेज में इन्वॉल्व हो जाएगा उस वार में, तो आप कैसे जीत सकते हो, कैसे आगे जा सकते हो? तो सप्लाई तो आपकी सारी इंडिया से, जब आपके सारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास लड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो आप फिर बजाय इसके कि आप सारी अपनी जानें जो हैं वो गंवाएं या वहां पर क्या करेंगे, आप कितने दिन लड़ लेंगे? 2 महीने 3 महीने लड़ लोगे, उसके बाद सप्लाई कहाँ से मिलेगी? जब आपको वहाँ की अवाम भी नहीं सपोर्ट करेगी वहाँ के जो है, तो आप नहीं लड़ सकते भाई, मुश्किल है। तो तब जो है वो इन्होंने फिर जो तब डिसीजन लिया था वो यही था कि भाई अब सरेंडर बनता कर लो। क्यों? जब आपके पास हाँ आपकी सप्लाई चलती रहती, ये वो आपको सपोर्ट पीछे से मिलती रहती, लेकिन फिर भी गलत था ना अवाम के साथ। जो अवाम नहीं चाहती जो, तो आप जानबूझकर फोर्सफुली तो नहीं कर सकते। अच्छा 71 के बाद लगी अपना कारगिल की, कारगिल लगी है 99 में। कारगिल में भी बोलते हैं कि पाकिस्तान हारा, वो भी अपना जो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिकल ये इन्होंने बड़ी कॉल कर दी, पीछे से कॉल दे दी कि असल में बीच में कोई ना कोई आ जाता है ना। जैसे आप कह लो कि अभी अमेरिका आ गया बीच में, ठीक है, तब भी अमेरिका ही था, और बीच में कोई ना कोई जाहिर है एट द एंड आप क्या होगा, कोई ना कोई तो बीच में आएगा ही। जैसे बात है हर बंदा बोलता है कि सुलह होनी चाहिए। होता है। कारगिल वाला जो था वो भी एक बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इशू बना था। इनकी पूरी स्टोरी देखने के लिए वो जैसे विकी वो बोल रहे हैं कि किसी ने मूवी बनाई है, विकी कौशल ने बनाई है, तो वो देखनी चाहिए, उसमें पूरी डिटेल समझ आएगी। असल में ये जो वीडियो था ये उन्होंने उस बंदा जो उनका वो फील्ड मार्शल था उसके ऊपर बनाई, उसकी ब्रेवरी और उसके नहीं है फील्ड मार्शल जो वार्ड है वो जब आप कोई फतह करते हैं, किसी जंग को जीतते हैं, तो तब आपको फील्ड मार्शल का जो मतलब होता है वो नहीं, हमारा जो है वो ऐसे नहीं मिलता किसी को। हमारा जो आर्मी चीफ है मौजूदा उसको भी मिला हुआ है, वो भी फील्ड मार्शल है। बाकी ये है कि अभी ये इस बंदे की जो बहादुरी है, जाहिर है बहुत सारे अब 1965 की जंग में उनका एक कर्नल था, वो कहते हैं, मैं इंडिया का ही एक चैनल जो है वो देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि उन्होंने हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा था कि अपनी फौजें जो हैं वो दिल्ली पर लगा दें, मतलब सारा पंजाब जो है उसको छोड़ के पीछे चले जाएं। लेकिन उस जनरल सुबेग सिंह, आई थिंक इस तरह का नाम था उनका, हाँ जनरल सुबेग सिंह, लेकिन उस बंदे ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था और उस बंदे ने कहा था कि हम लड़ेंगे, हम मतलब, और उसका नतीजा ये निकला था कि फिर वहीं पर बीच में फिर कुछ एंट्रीज हो गई, दूसरे कंट्रीज आ गए, तो वो मतलब वहीं पर जो है ख़त्म हो गया सिलसिला जो है। तो चीज़ें जो हैं हर बंदा जो अपनी प्लानिंग कर रहा होता है वार में, लेकिन डेफिनेटली जो हेड है, हालांकि उसकी तो रणनीति होती है ना, जो मेन है, लड़ तो फौज रही होती है, दूसरे सिपाही लड़ रहे होते हैं, लेकिन प्लानिंग उसकी होती है क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे बड़ी गेम तो प्लानिंग की होती है ना आपके पास, जो भाई जिसका जितना अच्छा प्लान होगा वो उतना सक्सेसफुल रहेगा। कि आपने कब अटैक करना है, आपने अटैक कब करना है, आपने कैसे करना है, बिल्कुल प्लानिंग होनी चाहिए। वो अगलों का दिमाग भी खेलता है ना। अब 1 लाख फौज है, अगर 1 लाख बंदा खड़ा है, 1 लाख बंदा हर कोई अपनी मर्जी से करे कि नहीं यार इधर से, वो कहे नहीं इधर से, तो वो तो कभी भी लड़ नहीं सकते, आपस में ही लड़ेंगे, किसी के साथ तो नहीं लड़ सकते। तो इनका अच्छा, आप ये देखो कि जो आर्मी पर्सन्स होते हैं इनकी ये चीज़ जो होती है ना, डिसीजंस जो होते हैं भाई, टाइम हर चीज़ जिधर डिसीजन ले लिया है ना भाई वो फाइनल है इनका। ये इस चीज़ में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, इनको जो ऑर्डर होगा उन्होंने वही करना है, ऑर्डर के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। चलें बाकी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जी, रखें अपना ख्याल। अब बहुमूल्य समय देने के लिए खत्म एंड